सोचिए, एक ऐसी रूल बुक है जिसे तोड़ने पर किसी को कोई सजा नहीं मिलती। मतलब किसी भी जज की इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर उस रूल बुक को फॉलो ना किया जाए तो वो किसी पर फाइन लगा सके। हाँ, या किसी को जेल भेज सके। एकदम जीरो लीगल पेनल्टी। राइट। तो फिर एक सवाल नेचुरली किसी के भी दिमाग में आना चाहिए कि हमारे संविधान बनाने वालों ने, जिन्होंने हर एक शब्द पर इतनी बारीकी से बहस की थी, उन्होंने इतने महीने बर्बाद करके इस रूल बुक को आखिर लिखा ही क्यों? एग्जैक्टली जब इसकी कोई लीगल बैकिंग ही नहीं है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का पॉइंट क्या था? ये तो बेसिकली एक रिकमेंडेशन लेटर की तरह लगता है, जिसे मानना या ना मानना पूरी तरह से मर्जी पर निर्भर है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम एग्जैक्टली इसी मिस्ट्री को डीपली समझने वाले हैं। हमारा मेन फोकस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। हाँ, डीपीएसपी। आज हम अपने इन सोर्सेज और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को खंगाल कर ये जानेंगे कि डीपीएसपी असल में क्या है, इन्हें किन अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। और सबसे बड़ा सवाल, जिसके इर्द गिर्द पूरी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री घूमती है, कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनका जो एक लंबा तकरार रहा है, उसका फाइनल नतीजा क्या निकला। राइट। फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी, इन दोनों में से आखिर सुप्रीम कौन है? तो आइए इस कॉन्स्टिट्यूशनल पजल को डिकोड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है डीपीएसपी के नेचर की, उसकी फितरत की। ये कॉन्सेप्ट हमारे फ्रेमर्स ने अचानक हवा में से नहीं बनाया था। अच्छा, तो ये कहाँ से आया था? ये आइडिया डायरेक्टली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है और उन्होंने खुद इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ओह वाह! तो ये तो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब फ्रेमर्स के सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा था। उन्हें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जो आने वाली सरकारों को एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में पुश करे। लेकिन 1947 में इंडिया के पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही इतने रिसोर्सेज कि वो हर एक आदर्श चीज को तुरंत लागू कर सके। सही कहा। इस बात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। डीएसपी में राइट टू वर्क यानी काम पाने का अधिकार शामिल है। अब आप सोचिए, अगर संविधान बनाने वाले इस राइट को 1950 में ही फंडामेंटल राइट बना देते तो क्या होता? जिसे लीगली एनफोर्स किया जा सकता था, तो देश का हर बेरोजगार नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता। एग्जैक्टली वो डिमांड करते कि सरकार ने मुझे काम नहीं दिया, इन पर फाइन लगाइए और मुझे रोजगार दीजिए। एक नई और इकोनॉमिकली वीक सरकार ऐसी हजारों पिटिशंस के आगे कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती। उनके पास फैक्ट्रीज या बजट थोड़ी ना था उस वक्त। राइट। इसीलिए एक बहुत ही क्लेवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के तहत डीएसपी का सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर ये रखा गया कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी नागरिक किसी भी डीएसपी को फोर्स के थ्रू लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन और यहाँ पर पार्ट 4 का आर्टिकल 37 एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट देता है। आई थिंक आर्टिकल 37 को डीएसपी की आत्मा कहा जा सकता है। हाँ, वो बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहता है कि भले ही ये प्रिंसिपल्स कोर्ट में एनफोर्स ना किए जा सकें, फिर भी ये देश के गवर्नेंस में फंडामेंटल है। मतलब ये देश के शासन के लिए एक बेसिक फाउंडेशन है और कोई भी कानून बनाते वक्त इन्हें लागू करना स्टेट की एक मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। सही बात है। ये सरकार की मॉरल ड्यूटी है कि वो इन्हें सेंटर में रखे। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है। ओके। संविधान के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स की तरह है। अगर गाड़ी चलाने वाले ने रेड लाइट क्रॉस की तो चालान कटना तय है। राइट। मतलब अगर स्टेट किसी का फंडामेंटल राइट छीनता है तो कोर्ट पेनल्टी लगाएगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ डीएसपी एक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह है। ये जीपीएस देश को एक वेलफेयर स्टेट की मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। अब गाड़ी चलाने वाला इंसान अपने जीपीएस पर तो मुकदमा नहीं कर सकता ना? हाँ, अगर जीपीएस की बात नहीं मानी जाएगी तो जीपीएस किसी को जेल नहीं भेजेगा। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बिना गाड़ी रास्ता जरूर भटक जाएगी। डीएसपी वही मॉरल कंपस है जो किसी भी रूलिंग पावर को भटकने से रोकती है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल जीपीएस इतना ही जरूरी है, तो आखिर ये किन रास्तों पर चलने को कह रहा है? चलिए इस रूल बुक के क्लासिफिकेशन को देखते हैं।
वैसे तो संविधान के टेक्स्ट में डीएसपी को फॉर्मली अलग-अलग चैप्टर्स में नहीं बांटा गया है, लेकिन इनके पीछे जो आइडियोलॉजी है उसके आधार पर इन्हें ब्रॉडली 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, यानी समाजवादी सिद्धांत। इनका एक ही बड़ा लक्ष्य है, देश में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना। क्योंकि आजादी से पहले वेल्थ बहुत कम लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड थी। हाँ, और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ये प्रिंसिपल्स लाए गए। इस कैटेगरी में कुछ बहुत ही विजनरी आर्टिकल्स आते हैं, जैसे आर्टिकल 38, जो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाए जिसमें सभी को जस्टिस मिले और इनइक्वालिटीज कम हो। और इसके बाद आता है आर्टिकल 39, जो उस दौर के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। ओ एब्सोल्युटली, ये कहता है कि हर नागरिक को एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, और इसमें एक प्रोविजन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। वेट, 1950 में, जब आधी दुनिया में और वेस्टर्न देशों तक में जेंडर इक्वालिटी पर ठीक से बात भी नहीं होती थी। सही कहा, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सीड प्लांट कर रहा था। और इसी आर्टिकल 39 में एक और मैकेनिज्म है जो कहता है कि सोसाइटी के मटेरियल रिसोर्सेज का ओनरशिप इस तरह बांटा जाना चाहिए ताकि कॉमन गुड हो सके। वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ चंद हाथों में ना हो, ये आगे चलकर लैंड रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा आधार बना था, राइट? एग्जैक्टली। उसके बाद आर्टिकल 39A है जो फ्री लीगल एड की गारंटी की बात करता है, ताकि इंसाफ पर सिर्फ पैसे वालों की मोनोपोली ना हो। ये तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा आर्टिकल 41 से लेकर 43 तक आते हैं, जो राइट टू वर्क, एजुकेशन, अ लिविंग वेज और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करने का डायरेक्शन देते हैं। सही बात है, अगर कोई फैक्ट्री वर्कर मेहनत करता है तो उसे इतनी वेज जरूर मिलनी चाहिए कि वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सके। ये सारे प्रोविजंस मिलकर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का बेस बनाते हैं। अब अगर सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ सोशलिज्म काफी नहीं था। इंडिया की आत्मा उस वक्त अपने गांव में बसती थी, इसीलिए दूसरी कैटेगरी आती है गांधीयन प्रिंसिपल्स। हाँ, ये सिद्धांत सीधे तौर पर महात्मा गांधी के विजन पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि देश की असली पावर टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप होनी चाहिए। पावर गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 40 कहता है कि विलेजेस में पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसने आगे चलकर 73rd अमेंडमेंट के रूप में एक रियलिटी का रूप लिया। बिल्कुल। फिर आर्टिकल 43 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी रूरल एरियाज में कुटीर उद्योगों को प्रमोट करे। इसके पीछे का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो क्या? गांधी जी मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। वो प्रोडक्शन बाय द मासेस के हक में थे। बड़ी फैक्ट्रीज लोगों का रोजगार छीन लेती हैं, जबकि कॉटेज इंडस्ट्रीज हर घर में एक आमदनी का जरिया बनाती हैं। ओह, दैट मेक्स सेंस। ये उसी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का जीपीएस है। और इसी सीरीज में आर्टिकल 46 खास तौर पर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है। सही कहा। अब आती है तीसरी और आखिरी क्लासिफिकेशन, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। ओके, ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को दर्शाते हैं, राइट? हाँ, इसमें सबसे ज्यादा नेशनल डिबेट में रहने वाला आर्टिकल 44 आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। ये प्रिंसिपल स्टेट को डायरेक्ट करता है कि पूरे देश के सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसा सिविल लॉ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जैसी चीजों के लिए एक यूनिफाइड लीगल कोड। और फिर आता है आर्टिकल 50, जो पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करता है। ये एक डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी मैकेनिज्म्स में से एक है। अगर जज उसी एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में आके फैसला सुनाए जिसने उसे अपॉइंट किया है, तो एक पुलिस स्टेट बनने में टाइम नहीं लगता। वाओ, फ्रेमर्स ने वाकई सब कुछ सोच रखा था। इसके अलावा आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस प्रमोट करने की बात करता है, और बाद में आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया, जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है। देखिए, इन तीनों कैटेगरीज को एक साथ रखकर देखने से एक बहुत ही फैसिनेटिंग तस्वीर सामने आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कार्ल मार्क्स की आर्थिक समानता वाली सोच, महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर गांव के सपने और मॉडर्न वेस्टर्न दुनिया के लिबरल थॉट्स को एक ही डॉक्यूमेंट में कितनी डीपली ब्लेंड कर दिया था। सही बात है, एक ही फ्रेमवर्क में इन सभी कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज को जगह दी गई। लेकिन एक चीज होती है पेपर पर प्लानिंग,
और दूसरी होती है रियल वर्ल्ड का पॉलिटिक्स। हाँ, असली ड्रामा कहीं से शुरू होता है। राइट। ये सब थ्योरी में बहुत आइडियल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल जीपीएस यानी डीएसपी सरकार को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने को कहता है ताकि गरीबों का भला हो। लेकिन हमारे ट्रैफिक रूल्स यानी फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि आप इस दिशा में नहीं जा सकते क्योंकि किसी इंडिविजुअल का अधिकार छिन रहा है। एग्जैक्टली मान लीजिए सरकार एक कानून बनाती है डीएसपी के आर्टिकल 39 को लागू करने के लिए ताकि जमींदारों की फजूल जमीन गरीब किसानों में बांट दी जाए। लेकिन उस प्रोसेस में उस वक्त संविधान में मौजूद राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था वो आड़े आ जाता था। हाँ, जमींदार कोर्ट में जाके कहते कि सरकार हमारी जमीन छीनकर हमारा फंडामेंटल राइट वायोलेट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कौन होगा? एक इंडिविजुअल का लीगल राइट या पूरी सोसाइटी का वेलफेयर? इस फंडामेंटल सवाल ने इंडियन लीगल हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाइयों को जन्म दिया। आइए इस ऐतिहासिक महासंग्राम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसे एक एपिक बॉक्सिंग मैच के अलग-अलग राउंड्स की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो राउंड 1 की शुरुआत होती है 1951 में चंपाकम दोराईराजन केस से। मद्रास सरकार ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने डीपीएसपी के आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लोअर कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व करने की कोशिश की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इससे आर्टिकल 15 और 29 का वायलेशन हो रहा था जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। एग्जैक्टली। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट हैं। आप डीपीएसपी को लागू करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट्स को बाईपास नहीं कर सकते। मतलब अगर दोनों के बीच कोई टकराव होता है तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स ही जीतेंगे। हाँ, डीपीएसपी को सिर्फ सब्सिडरी या फॉलोअर के रूप में काम करना होगा। ये वेलफेयर स्टेट के एजेंडा के लिए एक बड़ा लीगल सेटबैक था। इसको ठीक करने के लिए पार्लियामेंट को पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा 1951 में, जिससे आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। यानी कोर्ट के फैसले को बाईपास करने के लिए संविधान ही बदलना पड़ा। फिर आता है राउंड 2, साल 1957 का केरला एजुकेशन बिल केस। इस बार सिचुएशन थोड़ी मैच्योर हुई, राइट? हाँ, इस बार कोर्ट को समझ आने लगा था कि अगर हमेशा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को दुश्मन की तरह आमने सामने खड़ा रखा गया तो वेलफेयर स्टेट का गोल कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी सामंजस्यपूर्ण निर्माण। इसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि जब भी दो प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्ट में हो तो एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहां दोनों रूल्स को एक साथ लेकर चला जा सके। सही, जैसे गाड़ी चलाते वक्त क्लच और एक्सेलरेटर को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि स्टेट को डीएसपी इम्प्लीमेंट जरूर करने चाहिए, लेकिन इस तरह से कि वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक कोर को मिनिमम नुकसान पहुंचाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर टकराव तो बढ़ ही रहा था। प्लॉट का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 1970s के दशक में। सरकार को लग रहा था कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, खासकर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लाने में फंडामेंटल राइट्स से एक बाधा बन रहे हैं। बिल्कुल। जब भी सरकार कोई सोशल रिफॉर्म का लॉ लाती, बड़ी कंपनीज और जमींदार आर्टिकल 14, 19 और सबसे ज्यादा आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसकी ढाल बनाकर उस लॉ को रद्द करवा देते। तो इस लीगल डेडलॉक को तोड़ने के लिए पार्लियामेंट ने 1971 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। ये तो एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। हाँ, इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C। इस आर्टिकल की लैंग्वेज अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी। इसने साफ डिक्लेयर किया कि अगर सरकार डीएसपी की आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उस कानून को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, भले ही वो आर्टिकल 14, 19 या 31 को वायलेट करता हो। सोचिए, पहली बार कुछ स्पेसिफिक डीएसपीज को संविधान के सबसे पावरफुल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुपीरियॉरिटी दे दी गई थी। एक छोटा सा छेद कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की दीवार में ताकि सोशल जस्टिस की नदी बह सके। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा बदलाव खामोशी से एक्सेप्ट नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं। जब ये प्रोविजन 1973 के ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस में चैलेंज हुआ तो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की सांस अटकी हुई थी। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट की 13 जज बेंच ने इसको सुना। वेट, 13 जजेस? दैट्स मैसिव। हाँ, और उनका फैसला एक मास्टर स्ट्रोक था। कोर्ट ने आर्टिकल 31C को ठीक माना, लेकिन एक बहुत बड़ा कंडीशन अप्लाई लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर अनलिमिटेड नहीं है।
उन्होंने कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आप अमेंडमेंट करके घर की पेंट और विंडोज बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ तक आते आते चीजें बैलेंस्ड लगने लगी थी। लेकिन पावर का नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा अपने दायरे को और बढ़ाना चाहती है। फिर आता है इमरजेंसी का दौर और 1976 का फेमस 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सही कहा। सरकार ने देखा कि आर्टिकल 31C से सिर्फ 2 DPSPs को पावर मिली थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पावर को और बढ़ा दिया जाए। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31C को इतना एक्सपैंड कर दिया कि उसने सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीमेसी दे दी। ओह वाओ! अगर ये कानून लागू रह जाता तो ये कितना डेंजरस हो सकता था। अब कल को सरकार डीएसपी का हवाला देकर कोई भी लॉ बना सकती थी, चाहे उससे एक आम नागरिक की बोलने की आज़ादी बिल्कुल खत्म क्यों न हो जाए। हाँ, इंडिविजुअल राइट्स के आगे स्टेट की सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एब्सोल्यूट हो गई थी। ये एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुश था। और इसी ओवररीच ने ग्राउंड बनाया था द अल्टीमेट क्लाइमैक्स के लिए। साल 1980 मिनर्वा मिल्स केस, ये महासंग्राम का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया था कि बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है, तो कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के उस ओवररीचिंग हिस्से को सीधे तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि सभी डीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इस वाटरशेड जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार एनालॉजी का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूपी रथ के 2 पहिए हैं, द 2 व्हील्स ऑफ अ चैरियट। क्या बात है! एक पहिया इंडिविजुअल लिबर्टी का है और दूसरा सोशल जस्टिस का। अगर एक पहिए को निकालकर फेंक दिया या एक को दूसरे से बड़ा कर दिया तो रथ आगे बढ़ने के बजाय वहीं पलट जाएगा। एग्जैक्टली। दोनों सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसी बैलेंस्ड फिलॉसफी को आगे चलकर 1986 के उन्नी कृष्णन केस में भी एस्टैब्लिश किया गया। इस पूरे लीगल मेज को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर फंडामेंटल राइट्स एक नागरिक की ढाल हैं जो उसे स्टेट पावर के मिसयूज से बचाते हैं, तो वहीं डीएसपी सामूहिक समूह के कल्याण की तलवार है जो आर्थिक और सामाजिक गरीबी को काटने का काम करती है। सही। तलवार चलाने के चक्कर में ढाल को फेंका नहीं जा सकता। एक देश का असल विकास तभी होगा जब ये दोनों एक डीप हार्मनी में हों। बिल्कुल। तो इन सब फैक्ट्स और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बाद अल्टीमेट क्वेश्चन ये बनता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन से फाइनल टेकअवे क्या मिलता है। नतीजा ये निकलता है कि डीएसपी सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी हुई खोखली बातें नहीं हैं। BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि इनका पर्पस एक आर्थिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना है। ये किसी भी सरकार के परफॉर्मेंस को नापने का सबसे पावरफुल यार्डस्टिक है। बिना किसी वायलेंट रेवोल्यूशन के शांतिपूर्ण तरीके से सोशो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने का ये सबसे मजबूत टूल है। और इसी रियलाइजेशन के साथ हम इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हाँ, और एक फाइनल थॉट एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि डीएसपी नॉन जस्टिशिएबल हैं, इन्हें किसी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें लागू नहीं करवा सकता तो इन्हें जिंदा रखने वाला असली कोर्ट आखिर देश में है कहाँ? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो असली कोर्ट कोई पत्थर या ईंट की बिल्डिंग नहीं है। वो असली कोर्ट है इलेक्शन का वोटिंग बूथ। जी हाँ, डीएसपी को होल्ड करने और उनके आधार पर सरकारों को पास या फेल करने की अल्टीमेट पावर इस देश के आम वोटर्स के हाथ में रखी गई है। सही बात है। तो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल जो हर इलेक्शन में उठना चाहिए वो ये है कि जब संविधान निर्माताओं ने डीएसपी को सरकार का परफॉर्मेंस नापने का यार्डस्टिक बनाया था, तो क्या आज वोटर्स सच में इस यार्डस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं? जब वोट डाले जाते हैं तो क्या आमतौर पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फ्री लीगल एड, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस जैसी बातों पर सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर इलेक्टोरल डिबेट्स आजकल सिर्फ शोर शराबे में उलझ कर रह गई हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपना वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जीपीएस भूल चुके हैं? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका जवाब लॉ की किताबों में नहीं बल्कि सोसाइटी की सोच में छुपा है। जब आगे चलकर देश में किसी पब्लिक पॉलिसी पर चर्चा हो तो ये जरूर सोचिएगा कि क्या उस पॉलिसी से संविधान के रथ के दोनों पहियों का बैलेंस बन रहा है या कोई एक हावी हो रहा है।
इस थॉट के साथ यहां रुकते हैं। आगे भी ऐसे ही क्रिटिकल टॉपिक्स की ऐसी ही डीप एनालिसिस जारी रहेगी। शुक्रिया।